मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा कि बड़ी बहस शुरू करने से पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वो याचिका दिखाते हैं जो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल प्रशासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इंडिया न्यूज के पास सीबीआई की अवमानना याचिका की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में डीजीपी और कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर कागजात देख रहे हैं, ये सीबीआई की तरफ से जो याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि कल सुबह सुनवाई होनी है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें सीधे सीधे सीबीआई की तरफ से यह कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई को काम करने से रोका है, सीबीआई की अवमानना याचिका की एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं इस वक्त। अब इस पूरे मामले में कल इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबूत लेकर आइए और यहां तक कहा है कि अगर कमिश्नर के खिलाफ सबूत हुए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को लेकर बेहद गंभीर है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, वहां ममता बनर्जी बीते 24 घंटे से एक अनशन पर बैठी हैं, जिसे वो सत्याग्रह का नाम दे रही हैं। बीजेपी बार बार कह रही है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है पश्चिम बंगाल में। तो जवाब तो देना होगा मैं आज जवाब उन तमाम सवालों का जो कल से लेकर आज तक देश के सबसे बड़े सियासी ड्रामे से जुड़े। सवाल इस बात का कि ममता बनर्जी चिटफंड घोटाले के आरोपियों की जगह सीबीआई के पीछे क्यों पड़ी। सवाल इस बात का कि ममता बनर्जी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है या फिर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई। और सवाल इस बात का भी कि क्या सीबीआई केंद्र के इशारे पर सब कुछ तो नहीं कर रही थी। सवाल कई हैं और अब चौतरफा लोगों के मन में उठ भी रहे हैं। ममता बनर्जी 22 घंटे से धरने पर बैठी हैं। दूसरी तरफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और कोर्ट ने कल सबूत मांगे हैं। सीबीआई शारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख रहे कोलकाता पुलिस के मौजूदा कमिश्नर राजीव कुमार पर सबूतों से छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट करने का आरोप लगा रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले इस बड़ी खबर पर आज की जो 3 बड़े डेवलपमेंट है उन्हें आपको एक साथ दिखाते हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि केंद्र ने अगर पश्चिम बंगाल के लिए अनुच्छेद 355 या 356 के बारे में सोचा तो उनके पास धारा 144 है, जबकि केंद्र की तरफ से किसी ने यह कहा तक नहीं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन ममता धमका रही है। दूसरी तस्वीर में जो सबूत है वो ममता सरकार के बड़े झूठ का पर्दाफाश है। कल तक कोलकाता पुलिस और मुख्यमंत्री कह रही थी कि बिना कोलकाता पुलिस को बताए सीबीआई वाले आधमके। अब जो चिट्ठी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें यह साफ है कि सीबीआई ने पूरी जानकारी कोलकाता पुलिस को पहले से दे रखी थी। तीसरी तस्वीर में कमिश्नर राजीव कुमार हैं, जिन पर कई संगीन आरोप हैं। ममता उन्हें सम्मानित कर रही है। कुल मिलाकर ममता सीधे सीधे केंद्र से भिड़ रही हैं। सीबीआई को बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच उस चिटफंड घोटाले पर वो खामोश हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों के 40,000 करोड़ लूट लिए गए। 2013 से मामला सामने है, लेकिन ममता की पुलिस कोई न्याय अभी तक नहीं दिला पाई। 2014 से इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। कई ममता के करीबी लोगों पर जांच की आंच है। कहा जा रहा है कि अब ममता के बेहद करीबी लोगों तक जांच पहुंचने वाली थी, जिसके ठीक पहले यह पूरा बवाल उठ खड़ा हुआ। अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि ममता को बताना चाहिए कि वो क्यों आरोपी पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती है। कोलकाता में और बंगाल में जो हो रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है और देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जांच के लिए आए सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। यह जांच रुकवाने का प्रयास है। यह लोकतंत्र की हत्या है। हम पूछना चाहते ममता आखिर किसको बचाना चाहती, धरने पर क्यों बैठी है? पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती या खुद को बचाना चाहती? तो सवाल यही कि 22 घंटे से जारी इस सियासी ड्रामे का हीरो कौन है और विलन कौन? ममता चिटफंड घोटाले के आरोपियों की बजाय सीबीआई अधिकारियों के पीछे क्यों पड़ गई? क्या ममता लोकतंत्र बचा रही हैं या फिर अपनी सियासी जमीन? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अमी याग्निक, सांसद कांग्रेस। अभिषेक कुमार यादव, प्रवक्ता है। क्या
वो सियासी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है या लोकतंत्र को? और क्या ये सब केंद्र के इशारे पर तो नहीं हो रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए सुधांशु मित्तल बीजेपी से, अमी याग्निक हमारे साथ सांसद हैं कांग्रेस की, अभिषेक कुमार यादव आरजेडी के प्रवक्ता, बीएल बोरा हैं फॉर्मर डीजीपी और फॉर्मर होम सेक्रेटरी, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, और प्रमोद कुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमी याग्निक जी, कि जिस मामले में ये जांच चल रही है उस मामले को लेकर राहुल गांधी बहुत अग्रेसिव रहे। मैं आपको उनका बयान बता दूं, उन्होंने कहा था देयर इज अ सिंडिकेट राज इन वेस्ट बंगाल, अ माफिया राज, 2016 का बयान है। उन्होंने कहा था कि ममता जी जो हैं वो करप्शन को रोकने की बजाय जो बंगाल को लूट रहे हैं उनके साथ खड़ी हो गई हैं। ये उनका 2016 का बयान है। और जब उसी मामले में सीबीआई कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है और पूछताछ के लिए गई है, तो आप और आपकी पार्टी उनके साथ खड़े होने के बजाय, सीबीआई की जांच का समर्थन करने की बजाय आप ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर के साथ खड़े, क्यों भाई? आपने सुना कि हम सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी। आज वो जो सर्कमस्टेंसेस खड़े हुए हैं, आज जो परिस्थिति खड़ी हुई है, उसमें आप देख रहे हो कि सारे इंस्टीट्यूशंस को किस तरह नष्ट होते हो जा रहे हैं और सीबीआई का उपयोग कैसे, दुरुपयोग कैसे हो रहा है। तो इस बात पे जो प्रिंसिपली जो बात हो रही है कि हमें सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या हुआ है मैडम? और सारे खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या हुआ है, मुझे वो तो समझाइए। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे क्या हमला हो गया जिसके लिए आपको इन आरोपियों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है? नहीं, आरोपियों के साथ खड़े होने की बात नहीं है। जिस तरह ये सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, आपने पूरे फैक्ट्स देखे हैं, मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, आप देखेंगे क्या हो रहा है। पर एक सिंपल लीगल प्रोसीजर होता है, वो चाहे वेस्ट बंगाल में हो कि कहीं और जगह हो। लीगल प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं, सीबीआई सेक्शन 156 जाती है, एक उसकी धारा 1 जिसमें यह कहा गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कि जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो बिना वारंट के भी जांच करने के लिए, पूछताछ के लिए पहुंच सकती हैं। जबकि इस मामले में अब तो यह भी सामने आ गया है कि सीबीआई के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस को यह लिखित में गुजारिश दी थी कि हम जा रहे हैं एक सीक्रेट इसके तहत और जाकर वहां पूछताछ करना चाहते हैं। तो कौन से नियम का उल्लंघन हो गया? नहीं, देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 17, सीआरपीसी की सेक्शन, ये सारे उनको ऑर्डर्स देने पड़ते हैं मैजिस्ट्रेट से। ये हम सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे नहीं है, वो सारे सब कोर्ट के सामने आ जाएंगे। अरे मैडम, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जब आपने देखा नहीं, मुझे ये बताइए, एक मिनट, अमी याग्निक जी, इतने गंभीर मुद्दे पर जिसमें आपने देखा नहीं, आप जिसको मुद्दा बनाते रहे कि इस मामले में जो है ममता बनर्जी जो है आरोपियों को बचा रही हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं और आप उनके साथ खड़ी हो गई। आपने इंतजार क्यों नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता देखते हैं? आपने ममता जी आरोपियों को बचा रही है, वो बात नहीं है। ममता जी कहती है कि सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द डेमोक्रेसी, और आप सीबीआई की क्या बात करते हो? सीबीआई के खुद को रात को छापे पड़ते हैं, सीबीआई खुद रात को सुप्रीम कोर्ट। कहां लिखा है कि सीबीआई रात को छापा नहीं मारेगी? सीबीआई के किस धारा में लिखा है रात को छापा नहीं पड़ेगा? आप ऐसे शाम 6 बजे रात नहीं होती, बात नहीं कर सकते। आप लोग वन साइडेड नैरेटिव बना सकते हैं और हम सवाल भी नहीं पूछ सकते। नहीं, आरोपियों की बात नहीं है, यहां प्रोसीजर की बात चल रही है। प्रोसीजर का ही बता रहा हूं। प्रमोद कुमार सिंह हमारे साथ है। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए, जब सेक्शन 156(1) की हम बात कर रहे हैं, क्या सीबीआई को यह जरूरी है कि वो वारंट लेकर जाए, जैसा अमित जी कह रही हैं? देखिए, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई ने कल कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं करी थी, एफआईआर तो बहुत पहले की दर्ज है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 2014 में कि सीबीआई जांच करेगी, और सीधे सीधे कहा था कि इसमें जितने भी अधिकारी मुलविस है सब सीबीआई का सहयोग करेंगे। मैं जानना चाहता हूं, अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस को पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाती तो इससे संविधान का उल्लंघन कहां हो जाता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस इम्यून तो है नहीं, हमारे देश के सिस्टम में कानून से ऊपर तो है नहीं। उन्होंने ममता बनर्जी को नोटिस नहीं दिया था, उन्होंने कमिश्नर साहब को बुलाया था। और जो हमारा लेट डाउन प्रोसीजर 156(1) कहता है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप जाके उनसे पूछताछ कर सकते हैं। और कलकत्ता पुलिस ने उनको बाकायदा इंटीमेट किया था कि हम आने वाले हैं, और उनसे सुरक्षा भी मांगी थी। उसके बाद हुआ क्या वहां पे?
ठीक है, मैं अभी और राजनीतिक रिएक्शन लूं और सुधांशु जी आपके पास भी आऊं और अभिषेक जी आपके पास भी आऊं। उससे पहले बीएल वोरा भी हमारे साथ हैं। वोरा साहब, क्या आपको अपना लंबा जो आपका अनुभव रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें नियमों की अनदेखी की सीबीआई ने, या जो पुलिस ने किया वो ठीक था? आपके अनुभव से ये जो पूरा सियासी ड्रामा हुआ है, कौन हीरो है कौन विलन है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि ये एक नया अध्याय जो जुड़ा है वो पहली बात तो देश के लिए अच्छा नहीं है। अब सीबीआई अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कर रही है और लोकल पुलिस जो है वो उसको रोक रही है और उस पे भी उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है। तो उसमें मैं कहूंगा कि जो लोकल पुलिस अफसर हैं उनकी भी बड़ी गलती है, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। वो आईपीएस अफसर हैं तो उससे क्या होता है कि कोऑपरेट तो करना जरूरी है। और सीबीआई उनको अरेस्ट करने नहीं गई थी, राजीव कुमार बात करने गई, पूछताछ करने गई थी। और हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि उसकी चिट्ठी भी उन्होंने लिख के दे दी थी कि भाई हम पूछताछ करने आ रहे हैं। इसके और भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। अब ये हुआ कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, कल दूसरी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तीसरी स्टेटमेंट करेगी, तो देश का क्या होगा? और ये करप्शन के खिलाफ जो मुहिम चल रही है ये तो कमजोर पड़ जाएगी। ज्यादातर लोग तो राज्यों में ही रहते हैं और अगर करप्शन के मामले में भी अगर सरकार तो बहुत गंभीर है ना सर। मान लीजिए कल को 2019 में सरकार बदल गई, थर्ड फ्रंट की सरकार आ जाए या कांग्रेस की सरकार आ जाए, किसी की भी आ जाए, और देश में करीब 19-20 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है, कल को वो कह देंगे हम नहीं घुसने देंगे सीबीआई को, तो ये क्या होगा बताइए? यही मैं कह रहा हूं कि ये देश के लिए बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्वेस्टिगेशन के मामले में किसी को भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। दूसरे देशों में देख लीजिए, अमेरिका में देख लें, जापान में देख लें, इजराइल में देख लें, कहीं भी देख लें, और ये एक प्रॉपर लीगल तरीके से सीबीआई गई है। एक देखिए, इसमें एक और इश्यू मैं जोड़ना चाहूंगा। पुलिस रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, अभी तक 1861 के एक्ट के मुताबिक चल रही है। उसमें पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल है। जब तक पुलिस आंसरेबल टू लॉ नहीं होगी, जब तक पुलिस डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होगी, तब तक ठीक है। भला सुधांशु मित्तल जी, मैं आज आपके पास जानबूझकर आखिर में आ रहा हूं ताकि आप सब सुने और उसके बाद सरकार की तरफ से भी पक्ष रखें। और अभिषेक जी, मुझे एक चीज सुधांशु, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में 13 साल पहले डायरेक्शंस दिए थे 7 पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट करके राजी नहीं, क्योंकि पुलिस को कोई छोड़ना नहीं। हम थोड़ा अलग से भी शो करेंं पुलिस रिफॉर्म्स पे। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए, आप लोग क्यों खड़े हैं? आरजेडी क्यों खड़ी है साथ में? सर, आरजेडी इसलिए खड़ी है कि ये लोग सीबीआई का गलत दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि टाइमिंग गलत है। सबसे पहला बात, कौन सी टाइमिंग? देखिए, इलेक्शन 2 महीना है, तो 2 महीने जांच नहीं करे सीबीआई? जांच करे। इतना दिन से सीबीआई सो क्यों रही थी? इतना दिन से आपको पता है? इसके पहले भी 3 बार सम्मन भेजा गया हुआ सर। 3 बार सम्मन भेजा गया था राजीव कुमार को। सर सिन्हा जी, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जो इसके खिलाफ बोलता है, चाहे नवीन पटनायक, अखिलेश सिंह, ममता बनर्जी हो या मायावती हो, उसके पास ये सीबीआई अपना तोता बना के भेज दे। सीबीआई ममता बनर्जी के पास गई थी, राजीव कुमार के पास? राजीव कुमार के पास। तो राजीव कुमार के पास ऐसी क्या जानकारी है कि ममता बनर्जी पे हमला हो गया? राजीव कुमार के पास जाने का टाइमिंग गलत था ना। अरे आप टाइमिंग तय करेंगे क्या? इस देश में इलेक्शन होगा तो सीबीआई के अधिकारियों को छुट्टी भेज दें? छुट्टी पे भेज दें। कम्युनिकेशन का वे गलत है सर। आपको कैसे पता कम्युनिकेशन का वे गलत है? नहीं, किसी के घर में घुस के डायरेक्ट घर में घुस के उसको बुला रहे हैं। 1 मिनट, मुझे ये बताइए, कोशिश करेंगे। सीबीआई संविधान के अंतर्गत आती है? स्टेट का होम मुझे ये बताइए अभिषेक जी, स्टेट का चीफ सीबीआई संविधान के अंतर्गत आती है? नहीं करते हो। सीबीआई संविधान के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? सीबीआई संविधान के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है? और कोलकाता पुलिस भी संविधान के अंतर्गत आती है। आप लोगों ने पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच चल रही है, 5 बार बुला लिया गया, नहीं जाते वो वहां पर? सबको आप लोगों के साथ खड़े बना रखा है, चाहे आरबीआई हो, सीबीआई हो, ईडी हो। अरे जिसके पास हो एक, अरे ये रात गा रहे हैं आप लोग। जेल में गए हैं तो आपको दिक्कत हो रही है? जेल में गए तो क्या हो गया? वो राजनीतिक कारणों से जेल में है। हाँ, समझ रहे ना, राजनीतिक कारणों से जेल में। आपको जोड़ना है, बोलिए, फिर मैं सुधांशु जी। देखिए, ऐसा है कि शारदा चिटफंड स्कैम के ही तर्ज पे एक अब्दुल करीम तेलगी का स्टैम्प घोटाला हुआ था, स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी थी उसने तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर रंजीत शर्मा को अरेस्ट किया था। तब तो किसी ने नहीं, तब तो वहां तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने नहीं बोला था संविधान पे हमला हो गया। एक लीगल प्रोसेस थी, सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया। और ये अलग दीगर बात है कि शर्मा साहब बाद में बरी हो गए। तमिलनाडु में डीजी के घर पे रेड हुआ, सीबीआई का रेड हुआ। बात जो बार बार उठ रही है
कि टाइमिंग को लेकर कि उधर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया और शाम को सीबीआई के अधिकारी पहुंच गए। क्या इसको इस तरीके से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या यह सच्चाई है? क्या यह केंद्र के इशारे पर हुआ? अच्छा, सॉरी, मेरे से आप पूछ रहे हैं? जी जी। आज कांग्रेस और आरजेडी देश के सामने बेनकाब हो गए हैं। ये अराजकतावादी और संविधान की प्रावधानों को ताक में रख के सिर्फ यहां पे अराजकता फैलाने के तत्व जो हैं उनके समर्थक हैं। इन्होंने अभी तक जो तर्क सामने रखे, मैं उनका एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मैं हैरान हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए उनसे पूछताछ हो रही है। तो कृपा करके राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ बोला जाए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। आप कल्पना करिए, सुप्रीम कोर्ट एक केस को सीबीआई को सौंपती है जांच करने के लिए। उस केस में अगर एक आरोपी पुलिस कमिश्नर है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे टाइमिंग्स, ये पॉलिटिकल, कब से पुलिस कमिश्नर की जांच जो है वो पॉलिटिकल हो गई? किसी राजनीतिक व्यक्ति की जांच में तो तब भी आप एक आरोप लगा सकते थे। एक पुलिस अफसर जो एसआईटी का वहां का प्रधान था, जिससे कि जांच लेके सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी, उस व्यक्ति से जांच करना कब से पॉलिटिकल हो गया? आप अराजकता करके संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं? नहीं सुधांशु जी, एक सवाल यह भी है, एक सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में राजीव कुमार जो एसआईटी की टीम को लीड कर रहे थे, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जो सारे सबूत इकट्ठा हुए वो शायद नहीं दिए और इसको एविडेंसेस से छेड़छाड़ या उसको मिटाने की कोशिश के तौर पर देखते हुए सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन ये सब अभी क्यों हो रहा है? ये मामला तो सीबीआई के पास भी गए हुए समय हो गया। सुशांत जी, कानून की जांच में किसी अफसर के खिलाफ कब जांच होगी, इस पे क्या हम लोग प्रश्न उठा सकते हैं? मैंने जैसा कहा कि इसकी राजनीति तो आप जो है तब देख सकते थे जब वो किसी सीएम पे हो रही होती, किसी एमपी पे हो रही थी, तब आप ये प्रश्न तब भी उठाते। तब भी मैं ये कहता कि कानून के सामने कोई अफसर हो, कोई एमपी हो, कोई अदना सा व्यक्ति हो, सब बराबर है। आरोपी आरोपी है। बड़े और छोटे से उसका आरोप कम नहीं हो जाता या उसकी जांच कब होनी चाहिए ये तय नहीं हो सकती। ये प्रवृत्ति और ये मानसिकता जो है ये अपने आप में जो है देश के लिए घातक है मानसिकता। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अच्छा पूछिए, फिर वोरा साहब के पास आता हूं, पूछिए। धारा, क्योंकि आपने कहा ये प्रश्न का समय 311 अनुच्छेद 311 हिंदुस्तान के संविधान का, ये आरजेडी के प्रवक्ता और कांग्रेस के बैठे इन दोनों से जरा पूछ लीजिए ये क्या है। वहां तो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को डिसमिस करने का प्रावधान है बिना इंक्वायरी के। अगर राष्ट्रपति और गवर्नर ये सेटिस्फाइड हो जाएं, ये फिट केस है मेरे हिसाब से, जहां इन सब अफसरों को फौरन नौकरी से डिसमिस कर देना चाहिए। आज इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सीबीआई के अफसर जाए, उनके साथ मारपीट करी जाए, उनको हिरासत में ले लिया जाए क्योंकि वो कानून का पालन कर रहे थे, वो कानून में जो उनका उत्तरदायित्व है उसको निभा रहे थे। ठीक है। तो इसलिए क्रिमिनल्स को, कानूनी अपराधियों को बचाने के लिए आज ये अराजकता आ जाए और उसमें ये पुलिस के ऑल इंडिया ऑफिसर्स ये हरकत करें। 2016 में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होने वाले थे तो यही राजीव कुमार जो हैं उनको तमाम विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी कि ये ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की कठपुतली की तरह काम करते हैं, इनको हटाइए। उसमें आपकी पार्टी भी थी। इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया इनको और ममता बनर्जी ने फिर सत्ता में आते इनको बहाल कर दिया। वो अलग बात है, उनका अधिकार है। लेकिन इस अधिकारी पर आप लोगों को भी शक था कि ये ममता बनर्जी के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करते हैं। आज उसी अधिकारी पर जब सीबीआई पूछताछ के लिए गई तो आप उस अधिकारी के साथ खड़े हो गए जिस पर आरोप है कि उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, मिटाया। क्यों?
क्या कांग्रेस के लिए देश से बड़ी है सियासत? देखिए, आप बार बार मुझे ऐसे केस पे ले जाते हो। मैं केस पे या राजीव कुमार क्या है, कठपुतली है या नहीं है, उसने सबूत से क्या किया, केस में क्या किया, उस बात पे नहीं है। अच्छा। हम प्रोसीजर के बारे में है। और आपके बीजेपी के प्रवक्ता आपके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को अटैक करते कि इसको शोभा नहीं देता, तो उन्हें कहिए कि आप ऐसा ना कहें, जवाब दीजिएगा कि केंद्र सरकार का सीबीआई पे कितना जोर लगता है, उसका जवाब दे। और सीबीआई इस तरह लॉ और प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं करती, उसका जवाब दे। अग्निश जी, वो तो कोर्ट बता चुका है, उनके स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कि सीबीआई जो है वो यूपीए की सरकार के बाद कोर्ट का कहना था कि पिंजरे में बंद तोता है। तो ये तो देश के लोगों को सबको पता है कि केंद्र से कैसे इस्तेमाल होता है। पर मेरा ये कहना है कि अगर सीबीआई को ठीक जांच भी कर रही है तो भी उसमें आप लोग खड़े हो जाएंगे क्या? फिर सीबीआई को बंद कीजिए। देखिए, सीबीआई ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके। वो सुप्रीम कोर्ट में अपने अंदर अंदर लड़ते हैं, ट्रांसफर की बातें होती है, वो यूज होते हैं। सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी, उनको देश को जवाब देना चाहिए, ना तो केंद्र की कठपुतली बनना चाहिए। ठीक है, सुधांशु जी, इस पर आप मुझे लगता है शांत जी, इन्होंने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि इन्होंने झूठ क्यों बोला? ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहां से आ गया इसमें? वो जो राजीव कुमार की जांच है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की जांच है। ये तो पढ़ी लिखी है। ये याग्निक जी जो है ये तो खुद वकील है, इनको इन दोनों चीजों में फर्क नहीं पता। और यहां पे आके केंद्र मतलब देश देख रहा है, वहां भी झूठ बोल देती है। ये वैसे ही है जो राहुल गांधी का आपने सुनाया 2016 में इन्हीं के खिलाफ इसी मामले में सबसे ज्यादा ये आगे खड़े हो रहे थे और आज इन्हीं आरोपियों को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। आज नैतिकता इनकी देखिए, आज राजनीति की गिरावट इनकी ले लिया बीजेपी में। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सारे आरोपियों को बीजेपी में ले लिया। मैं अपनी बात रखने का हक है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने हिम्मत तो मेरी बात सुनिए। यहां दिक्कत क्या हो गई है, यहां पे चीखना चिल्लाने से सत्य की बलि होने चालू हो गई है। अभी आपने ये याग्निक जी को देखा, अभी आपने आरजेडी के प्रवक्ता को देखा, क्या क्या बातें करते हैं। आज देश की पूरी जो व्यवस्था है, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था का पतन कर दिया इन्होंने। ठीक है, आज राज्य के अफसरों को 1 मिनट से बोरा साहब को जोड़ रहे हैं, 1 मिनट सुन लें, फिर प्रमोद जी के पास भी आता मैं एक ही बात ये कहना चाह रहा था कि जो टाइमिंग की बात हो रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें तो जब जिस स्टेज पे जो बात पहुंचेगी उसी स्टेज से होगा ना। हाँ। उसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। मतलब अगर मुझे आज पता चलता है, मैंने आपका इंटरोगेशन किया, आपसे पता चला कि दूसरा आदमी इन्वॉल्व है, तो मैं तभी उसके पास जाऊंगा। मैं ये थोड़ी देखूंगा कि इलेक्शन है कि नहीं है। सही बात। पुलिस को इससे क्या लेना देना। सही बात। सर, टाइमिंग पे मायने रखता है सर। हाँ। क्यों मायने रखता है? जब इन्वेस्टिगेशन जब होगा तभी होगा। आपके वेट थोड़ी करोगे तो आप नवीन पटनायक पे जांच बैठा देते हो। जब आपके खिलाफ मुहूर्त है इलेक्शन 2019 आपका मेन निशाना आप हार रहे हैं, सीबीआई में तोता बना करके सबका कान हमेठो। अरे ऐसे थोड़े होता है, संविधान में ऐसा नहीं है। एक मिनट सर, 1 मिनट आ रहा हूँ। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए, ये कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम पे जब जांच हो रही थी बीते 4 साल में, तब से आप लोग सीबीआई को तोता बता रहे हैं? तब तो कोई इलेक्शन नहीं था, क्या था तब? नहीं, तोता बताने की बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग आप जो है ना। अरे टाइमिंग क्या मुहूर्त पंडित से दिखा के ले जाएंगे क्या? प्रमोद जी, मुझे एक चीज बताइए। मायावती और ये अखिलेश सिंह ने गठबंधन किया, दोनों पे जांच बैठा दिया। अखिलेश सिंह भाई, अरे भाई ठीक है, एक आदमी जांच अखिलेश यादव ने मुकदमा दर्ज किया था। प्रमोद जी, मुझे बताइए सर, ये जो 1 मिनट रुकिए, ममता बनर्जी जो इस तरीके से धरने पर चोर हो सकता है, सारे चोर थोड़े, और यही लोग संत है, ये बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। टाइमिंग देख लीजिए, शो खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी कोलकाता में हो रहा है, क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी की रैली में आई हुई जबरदस्त भीड़ का भी इम्पैक्ट है क्या? नहीं, लग तो रहा, क्योंकि जो पहली रैली थी उसको तो प्रधानमंत्री को भाषण 14 मिनट में खत्म करना पड़ा था, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। और वहां पे पुलिस का, अगर आपने देखा होगा, लाइव चल रहा था आपके चैनल पे भी, कि इतनी भीड़ आ रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जाती, कुछ लोगों के साथ हो सकता था। तो उन्होंने अपना भाषण जो 14 मिनट में बड़ा खत्म कर दिया। उसके बाद दुर्गापुर में जबरदस्त भीड़ थी। ये तब है जबकि आप इनके हेलीकॉप्टर के मुख्यमंत्री को नहीं आने देते, आप परमिशन नहीं देते हैं। परमिशन के लिए इनको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं से रैटिल तो है।
मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि एक पुलिस कमिश्नर को पूछने से ठीक है। अभी हमारी बात हो रही थी सर, इसी मामले में ममता बनर्जी के एक मंत्री भी अरेस्ट हुए थे। हाँ, मदन मित्रा अरेस्ट हुए। तब ममता बनर्जी धरने पर कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के मौके पर वो इतना घबरा गई कि वो सीधा धरने पर बैठ गया। अभिषेक जी, इसमें कोई मुहूर्त है कि निशाना? सर सुनिए मेरी बात, अगर आप निशाना कहीं ऊंचे कुर्सी पे रखेंगे, मेन नस को किसी के दबाएंगे तो चिल्लाएगा। अरे आप लोगों तो चिल्लाने भी नहीं दे रहे हो। सीबीआई आपका मतलब है राजीव कुमार की नस नहीं है। ठीक है, आप वोट का चेयर हमारे साथ फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई एमएल शर्मा भी जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका। सीबीआई ने जो किया उसको लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीबीआई के पास ये अधिकार है धारा 156(1) के तहत कि वो बिना वारंट के भी पूछताछ करने जा सकती है, या जो कल हुआ वो गैर संवैधानिक था? देखिए, कानूनी दृष्टि से सीबीआई को अधिकार है तफ्तीश करने का। वो धारा 156 नहीं होती है, 160 होती है। धारा 160 सीआरपीसी के तहत सीबीआई किसी भी व्यक्ति को समन्स जारी कर सकती है जो केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस की जानकारी रखता हो। तो सीबीआई का एक्शन सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट के तहत था और उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। लेकिन पुलिस कमिश्नर या दूसरे अधिकारियों का उस समन्स को रिस्पॉन्ड न करना और सीबीआई के ऑफिसर्स को ही बिठा लेना, वो गैर कानूनी था। अमी याग्निक जी, आप सुन रही हैं? फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई के एमएल शर्मा कह रहे हैं कि सीबीआई अधिकारियों का वहां पूछताछ करने जाना गैर कानूनी नहीं था। वहां सहयोग न करना और उन सीबीआई अधिकारियों को जांच के लिए या डिटेन कर लेना, यह गैर कानूनी था, और आप गैर कानूनी हरकत करने वालों के साथ खड़े हैं। नहीं, वो तो जो अभी कल सुप्रीम कोर्ट में ये बात चलेगी तब पता चलेगा। अरे उनका अनुभव है भैया, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर है, फॉलो की है कि नहीं। वो भी क्या झूठ बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक वे में नहीं हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं हो रहा है। सीबीआई लोकतंत्र के हिसाब से चलेगी कि कानून के हिसाब से चलेगी? वी हैव टू सेव आवर इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशंस इस तरह काम नहीं कर सकते। अरे कैसे काम नहीं करेंगे वो? मुझे यह बताइए एमएल शर्मा साहब कि अगर सीबीआई को जांच करनी है और वो जा सकती है, आप जैसा कह रहे हैं पूछताछ कर सकती है, और वहां पर वो गई, इसमें क्या गलत कर दिया? क्या यह पूरा मामला सियासी मोटिवेटेड लग रहा है आपको, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, या इसमें कहीं कुछ भी एक गलती आपको दिख रही है? देखो, मैं सिर्फ कानूनी पहलू पे बात करूंगा, राजनीतिक पहलू पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके लिए और बात करने वाले बहुत हैं। कानूनी दृष्टि से सीबीआई का एक्शन पूर्णतया न्याय संगत था और अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, सीबीआई जिनको समन्स जारी करती है, उनको सीबीआई के सामने पेश होके अपनी बात कहनी चाहिए। यहां तक कि पेश हो जाएं और ये कह दें कि मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं कहना है, तो ये भी कानून की पालना ही माना जाएगा। ठीक है शर्मा साहब, मुझे एक बात और बताइए। समन्स को सर एक चीज और बताइए, सीबीआई की जो ये टीम पहुंची थी, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपके पूरे करियर में सीबीआई की टीम शाम 6 बजे रविवार के दिन किसी से पूछताछ करने गई थी कि नहीं गई थी? देखिए, टाइमिंग के दो पहलू हैं। एक तो पहलू है राजनीतिक दृष्टि से, तो कानूनी दृष्टि से इलेक्शन चाहे 100 दिन दूर हो या 500 दिन दूर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो टाइमिंग में गड़बड़ है। डायरेक्ट जो सीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट था, उसको पता था कि जो रेगुलर डायरेक्टर हैं वो आज चार्ज लेने वाले हैं
तो एक दिन उनको और इंतजार करना चाहिए था। तो नए डायरेक्टर के लिए पुराने एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसे ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तो कानूनी दृष्टि से उसमें कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो सीबीआई को नए प्रशासनिक दृष्टि से इंतजार करना चाहिए। लेकिन रविवार और शाम का वक्त, इस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो कभी भी हो सकती है जांच। नहीं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, वो कभी भी हो सकती है। ठीक है सुधांशु जी, ये एमएल शर्मा कह रहे हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से जब नए चीफ आने ही वाले थे तो एक दिन और रुक जाती टीम। सुशांत जी, ये मुझे लगता है जो जांच अधिकारी है उनकी सूझबूझ जो है ये उस पर छोड़ना चाहिए। इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होता। यहां प्रश्न दूसरा है, आज ये याग्निक जी बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, सीबीआई 27 मार्च 2010 को 10 घंटे तक उनकी पूछताछ करती है। तब संविधान पे कोई आंच नहीं आई थी, तब डेमोक्रेसी जो है खतरे में नहीं थी। एक बेगुनाह आदमी, उसको तुमने इतने साल तक डरा के रखा, उनकी 10 घंटे तक पूछताछ अपने दफ्तर में बुला के करी। और आज क्या हो रहा है, आज एक पुलिस के अधिकारी की जांच के लिए अगर उसके यहां सीबीआई जाती है तो प्रजातंत्र खतरे में हो जाता है, संविधान खतरे में हो जाता है। आपको लगता नहीं है कैसी विकृत मानसिकता हो गई है? देश की कानून, देश के संवैधानिक प्रावधान के प्रति आस्थाएं खत्म हो गई है। अराजकता, सत्ता के लालच में आज सच और झूठ या सही और गलत के बीच का विवेक वो खत्म हो गया है। क्योंकि सत्ता में आने के लिए ममता जी की मदद चाहिए, इसलिए चाहे वो गलत काम। और मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, ममता जी को क्या खौफ है इसमें? ममता जी जो आज राजीव के साथ खड़ी हुई है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या वो राज है जो राजीव जानते हैं, जिसका खुलासा होने का डर ममता जी को लग रहा है? वो क्या चीजें हैं जो सामने आ जाती तो ममता जी को लगता है कि उनके लिए उनकी जमीन जो है खिसक जाती? ये सारों के पीछे और गहरे कारण है, जिसकी वजह से नाम तो वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, नाम तो प्रजातंत्र, नाम तो संविधान का लिया जा रहा है, लेकिन बचाने का खुद का है, उनका एफर्ट है। आज मैं ये जानना चाहता हूं, शारदा केस के अंदर, रोज वैली केस में सब लोग, ये लोग लिप्त थे या नहीं थे? पकड़े गए थे, नहीं गए थे, क्या थे लोग? आज किस खुलासे से डर के ये कर रही है? मुकुल रॉय भी तो लिप्त थे, ये आरोप था। मुकुल रॉय आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? उनके मंत्री गिरफ्तार मुकुल रॉय भी तो आपकी पार्टी में गए ना सर, और आपने इसीलिए लिया कि उन पर अभी आरोप साबित नहीं हुआ। तो जिन पर आरोप साबित नहीं हुआ, इस पर आप मत बोलिए। अच्छा और सुनिए, आज ये राजनैतिकता की बात कर रही है, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति का हक सबसे पहले हर इंसान का है। आज योगी जी के खिलाफ अगर वहां पे चुनाव प्रचार में जाए तो आप उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दोगे, आप अमित शाह को रैली नहीं निकालने दोगे। आज प्रजातंत्र की हत्या कौन करे? प्रजातंत्र की आपको हत्या पहले से पता था? आपके पास स्क्रिप्ट थी उनकी? तो कैसे पता भड़काऊ भाषण था? और क्या, हाँ? जब आप वहां पे बजा के भाषण दोगे ऐसा? अभी 5 जगह जो इलेक्शन हुए, योगी आदित्यनाथ हर जगह गए, कहीं नहीं रोका। पश्चिम बंगाल में आपको पता था कि जाके भाषण देंगे भड़काऊ? सर ऐसी बात बोलिए जो हजम हो सके। पहले से ही आप लोग मन बना के बैठे कि यही हो रहा है, कैसे होगा? प्रमोद जी, क्या इस पूरे मामले में ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें चलिए इसको थोड़ा हम दूसरे एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से भी देखते हैं। ममता बनर्जी को फायदा है कि वो बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे के तौर पर विपक्ष के उभरकर सामने आ रही हैं। बीजेपी को फायदा है कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है, लेफ्ट वहां नहीं है, कांग्रेस वहां नहीं है। बाकी पार्टियों को तो नुकसान ही हो रहा है ना, फिर भी वो साथ खड़े हैं, क्यों? नहीं, उनका विरोध नरेंद्र मोदी है। हाँ। देखिए ऐसा है, ममता बनर्जी, अभी आपको याद होगा टीआरएस के जो मुखिया हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री मिलने गए थे, तो उन्होंने उनसे जो है बहुत वो जो उनके जो फ्रंट बना रहे उसमें जाने से तैयार नहीं थी। नवीन पटनायक उनके साथ तैयार नहीं थे। आज आपने देखा होगा संसद में नवीन पटनायक की पार्टी ने जो है उनके पक्ष में बयान दिया। तो एक तरह से वो जो ये परसेप्शन है कि एक फलक्रम बन रही है वो अपोजिशन यूनिटी के अगेंस्ट मोदी, वो उनके लिए हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा चुना वो मुद्दा ठीक नहीं है।
आप राजनीतिक रूप से लड़िए, लेकिन ये केस जो चल रहा है उसको लेकर संविधान पे खतरा मत बताइए। आपको याद होगा 2 साल पहले तमिलनाडु के मुख्य सचिव के दफ्तर में सेंट्रल एजेंसीज की रेड हुई थी। उनको तमिलनाडु की इसी सरकार ने पलानीसामी के हटा दिया था। तमिलनाडु की सरकार ने कभी नहीं कहा संविधान पे खतरा हुआ था, संविधान पे हमला हुआ था। उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था। जो देश का कानून है, देश का विधान है, उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए। ठीक है। अमी याग्निक जी, क्या कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी का विजय रथ नहीं रुक सकता और ममता बनर्जी के नेतृत्व में शायद रुक सकता है, इसलिए सही गलत जो है उसको साइड रखो और ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाओ? देखिए, कांग्रेस पार्टी कब से कह रही है कि पूरे देश में इंस्टीट्यूशंस को नष्ट कर रही है ये सरकार। तो ये इलेक्शन की बात नहीं है। 4.5 साल से ये सीबीआई को भेज सकते थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपने नहीं भेजा। अभी अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ऐसा लगता है मैं आपको कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, उनको अगर तकलीफ है वेस्ट बंगाल से, कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए ना अंदर। यामी जी, पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए आप। यू आर डिस्ट्रॉइंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। पढ़ के सुनाता हूँ। ममता जी सेड दैट शी वुड स्टॉप करप्शन, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन शी इज प्रोटेक्टिंग दोज लूटिंग बंगाल। यानी राहुल गांधी 2016 में खड़े होकर कह रहे थे कि ममता बनर्जी बंगाल को लूटने वालों के साथ खड़ी हो गई हैं, बंगाल को लूटने वालों के साथ खड़ी हो गई हैं। तो जो बंगाल को लूट रहा था और जो ममता बनर्जी उनको बचा रही थी, आज आप उनके साथ खड़े हो गए। जो गवर्नेंस की बात कर रही थी, वो इंस्टीट्यूशंस को क्यों नष्ट कर रही है? अरे तो आप गवर्नेंस की बात मैडम, राहुल गांधी के इस बयान का मतलब ये है कि ममता बनर्जी भी तो पश्चिम बंगाल में इंस्टीट्यूशंस को खत्म करके बंगाल को लूटने वालों के साथ खड़ी हो गई थी। को मिनिस्टर बनाए हुए हैं। यामी जी, मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी का बयान ये कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में जो सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको खत्म करके ममता बनर्जी लूटने वालों को बचा रही हैं। तो इंस्टीट्यूशन खत्म करने वाली के साथ क्यों खड़े हैं आप लोग? आज हम जो केंद्र सरकार जो पूरे देश में कर रही है, इसके अगेंस्ट में है कि भाई आप इंस्टीट्यूशंस को मत नष्ट करो। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, कल अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाए, मैडम, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाए, करते हैं, वो आज कर नहीं रही है। यामी जी, सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला आ जाए कि सीबीआई ने जो किया वो ठीक किया जी, तो कल आप लोग देश की जनता से माफी मांगेंगे कि आपने संविधान को खतरा, लोकतंत्र को खतरा बता के जो माहौल क्रिएट किया वो लोगों के साथ धोखा था? मानेंगे? कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है हम देखेंगे पहले। अरे तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये हुआ तो मानेंगे, नहीं तो फिर बीजेपी से पूछता हूं, उनसे माफी मांगने के लिए पूछता हूं। नहीं, अगर मगर की बात नहीं होती है, ये बहुत सीरियस इश्यू है। लेट द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट डिसाइड। ठीक है। अभिषेक जी, आप लोग मांगेंगे माफी मांगने? कोर्ट ने बोला भाई कोई एविडेंस दो। अब देखो, आप अब कल की बात है, कल पे आप कोर्ट पे क्या टिप्पणी करना, आप कल आने दो। मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर कोर्ट ने कह दिया ठीक था, अभी जैसे एमएल शर्मा साहब कह गए कि सीबीआई ने सब ठीक किया, कोर्ट ने भी कल कह दिया, तो आप लोग माफी मांगेंगे? इसमें माफी ना मांगने तो कल आने दीजिए ना, कल का फैसला तो आपके हिसाब से चलेगा। आप लोग देश को जो है इस तरीके से चक्कर की तरफ घुमा रहे हैं। हम लोग जब मन में आता है आप लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, जब मन ईवीएम हैक हो गई, जब मन ईवीएम ठीक हो गया, जब मन कोर्ट पे विश्वास हो गया, जब मन कह दिया कि कोर्ट जो है वो भी खरीद लिया गया। कोर्ट के मामले में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते ना, करना चाहते हैं। लेट द कम द सुधांशु जी, क्या ये मसला कल कोर्ट के फैसले के बाद भी खत्म होगा, या आपको लगता है ये लड़ाई जो है वो अलग ही है? ये लड़ाई सियासी लड़ाई है, ये लड़ाई सच और झूठ की और गलत और सही की लड़ाई है ही नहीं। नहीं है, ये तो आरोपियों को बचाने की लड़ाई है। जिन लोगों ने लाखों लोगों को लूटा और उस गुनाह में जो शामिल है, ये लड़ाई उन लोगों को बचाने की है। यह अधर्म को जो है, अधर्म का साथ देने वाली लड़ाई है। धर्म और न्याय पक्ष जो है वो मांग करता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये अधर्मी और ये वो लोग जो न्याय का साथ नहीं देना चाहते, वो आज गुनहगारों के साथ खड़े हुए हैं। ये भी विडंबना है, ये भी विडंबना है कि इन्हीं के बारे में खुद में इन लोगों ने कहा कि ये लूट हुई है यहां की जनता के साथ, यहां पे भोले भाले लोगों का पैसा लूटा गया। ऐसे केस में जो गुनाहगार है, जिन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस करा, जिन्होंने सबूतों को नष्ट करा,
उनसे जांच करी जाए, उसके खिलाफ ये खड़े हो गए हैं। तो आज ये किसके साथ है? भ्रष्टाचार के साथ है, कानूनी अपराधियों के साथ है, या देश की जनता के साथ है जिनके साथ अन्याय हुआ है? ये संविधान के साथ है या अराजकता के साथ है? ये कानून व्यवस्था के साथ है या ये यहां पे गुनाहगारों को बचाने के षड्यंत्र के साथ है? आज ये जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सर आप अपने साथ जो और कौन कौन सी पार्टी रखे हैं उनको निकाले ना पार्टी से। कौन कौन सी, जिसको कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, आज कौन कौन से साथ हो गया? आज कांग्रेस साथ आ गई, आज आरजेडी का आप सुन रहे, ये साथ हो गए। कैसे लोग साथ आ गए भाई? सब तो एक साथ खुद के घरों में, बीएल बोरा साहब मुझे एक बात बताइए, कल कोर्ट का फैसला जो भी आए, वो लोग जो है, चाहे वो सीबीआई के पक्ष में आए, चाहे वो पुलिस के पक्ष में आए, जो देश की संस्थाएं, उस पर जिस तरीके से ये सियासी नाटक होता है, उस पर तो इम्पैक्ट पड़ गया ना सर। लोगों के मन में या तो कोलकाता पुलिस को लेकर डाउट खड़ा हो जाएगा या सीबीआई को लेकर डाउट खड़ा हो जाएगा। कल फैसला जो भी आए, उस डाउट को कैसे निकालिएगा? नेता तो कह के चले गए अपना। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये ऐसे मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा सबको मान्य होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो उसको मानेंगे। और मैं पुलिस अफसरों से खास करके, आपने अच्छी बात की, एक मिनट में पूछ लेता हूं अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, कोर्ट का फैसला, मैं बोल रहा हूं कि भाई हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अरे तो मान्य होगा ये भी नहीं बोल सकते। मान्य, आप कल तक इंतजार करें ना सुशांत। तो मान्य होगा कि नहीं ये पूछ रहा हूं भाई। कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य होता है, मान्य क्या होता है? इतना ही पूछ रहा हूं। कांग्रेस को कोर्ट का फैसला मान्य होगा यामी जी? कोर्ट का फैसला इज बाइंडिंग टू एवरीबॉडी। ये तो सिर्फ बीजेपी वाले को वो सबरीमाला में कहने लगे कि नहीं, जरूरी नहीं है मानने का, तो हम तो सब कोर्ट का फैसला मानते हैं। ठीक है, कोर्ट का फैसला मानेंगे, ये एक अच्छी बात है। वोरा साहब की वजह से कम लोगों को पता चल गया कि कल कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें कहीं से कोई दबाव पड़ा, ये वाली बात नहीं होगी। लेकिन प्रमोद जी, ये मसला यहीं खत्म होगा या आपको लगता है ये पश्चिम बंगाल की 42 सीटें जो हैं ये इस मामले को और आगे ले जाने वाली हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बंगाल है जहां पे 42 सीटें हैं और इन 42 सीटों का बड़ा महत्व है। ममता बनर्जी अगर पूरी सीटें नहीं जीत पाई, कम जीत पाई, तो उनको जो प्रधानमंत्री बनने की उनकी जो दावेदारी जैसे लग रहा है कि वो अपने को खड़ा कर लेंगी, उस पर बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। और चूंकि लेफ्ट एक तरफ है, कांग्रेस गायब, ऑलमोस्ट गायब है, इस समय लड़ाई बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में है। तो अब उनको चूंकि ममता बीजेपी को हिट करने के लिए उनको लगा कि यही एक मसला है जिसमें हम जनता को बताएंगे कि ऐसा हुआ। अब क्या तो अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ साल पहले इसी तरह किया था, वो भी धरने पे बैठ गए थे क्योंकि उनके लॉ मिनिस्टर जो उनके तत्कालीन उन्होंने कहा उनको तो सियासी फायदा नहीं हुआ। हाँ, उससे कुछ नहीं फायदा हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, रात भर धरने पे बैठे रहे। तो इस तरह ने जब आपकी कोई केंद्रीय एजेंसी काम करती है तो आप धरने पे बैठ जाए तो बड़ा अजीब विडंबना क्या है सर? इस देश में छोटी से छोटी बात भी हो जाए तो लोग सबसे पहले कहते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जब सीबीआई जांच कर रही हो और अपने मन मुताबिक न कर रही हो तो फिर उसी सीबीआई पर सवाल भी उठाते हैं। ये दोनों चीजें चल रही होती है। बहरहाल अभी ये सियासी ड्रामा जारी है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये बहुत अहम होगा, उस पर हमारी नजर होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा मैं आज के लिए नमस्कार।